my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I will deliver my talk on respiration in aquatic insects. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी की आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में जलीय इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसे होता है उस पर मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले ट्रैकियल सिस्टम पे मैं व्याख्यान एक डिलीवर कर चुका हूं, जो कि विशेषकर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट से संबंधित है, क्योंकि जितने भी स्थलीय इंसेक्ट होते हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं, उसमें रेस्पिरेशन ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा ही संपादित होता है। लेकिन जो इंसेक्ट पानी के अंदर रहते हैं, जो इंसेक्ट बॉडी के अंदर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर दो व्याख्यान बनेंगे। एक तो एक्वेटिक इंसेक्ट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये व्याख्यान मैं आज आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा जो इंसेक्ट एंडोपैरासाइट है, जो अंतःपरजीवी के रूप में शरीर के अंदर रहते हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, उस पर एक शॉर्ट व्याख्यान वो एक अलग से बनेगा। So today I am going to discuss on respiration in aquatic insect, यानी जलीय कीटों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो समुद्र के अंदर हों, चाहे तालाब के अंदर हों, चाहे पानी के जोड़ों में हों, चाहे नदियों के अंदर हों, इन एक्वेटिक इंसेक्ट में रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो 3 विधियों के द्वारा संपादित होती है। फर्स्ट केस में they obtain oxygen from the air, यानी पानी के अंदर इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट रेगुलरली पानी के सरफेस के ऊपर आते रहते हैं और हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको वो ले जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सो दे ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं, पानी के बाहर नहीं आते हैं, और पानी के अंदर जो डिजल ऑक्सीजन है उसको वो ग्रहण करते हैं, उनको एज ए रेस्पिरेशन में उसका यूज होता है। और तीसरी जो मैकेनिज्म है ये होती है ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय ओकेशनल सबमर्जल। तो कई इंसेक्ट ऐसे हैं जो रेगुलरली पानी में डिप होते रहते हैं, ओकेशनल सबमर्ज्ड है, यानी अतिव्यापित मान लो या जल प्लावित मान लो, तो सबमर्जिंग के द्वारा ये ऑक्सीजन की प्राप्ति करते हैं। तो एक्वेटिक इंसेक्ट में 3 विधियों के द्वारा ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ऑब्टेन ऑक्सीजन डायरेक्ट फ्रॉम एयर, ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय ओकेशनल सबमर्जन। इन तीनों पे मैं एग्जाम्पल देते हुए अपने जो एग्जाम्पल है, जो लोकल एग्जाम्पल है, जो जिनको आप याद रखने की दृष्टि से भी काफ़ी ईजी है, उन्हीं एग्जाम्पल को कोट करते हुए मैं ये व्याख्यान क्लैरिफाई करूँगा। फर्स्ट टाइप है ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। अब हवा के द्वारा ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे होती है, इसके लिए भी 3 डिवाइसेस इसके अंदर होती है। बाय एयर स्टोर, हवा के संग्रह के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा। बाय फिजिकल गिल्स के द्वारा। इसके अलावा जलीय पौधों के द्वारा बाय एक्वेटिक प्लांट्स। फर्स्ट वैरायटी है बाय एयर स्टोर। अब एयर स्टोर में 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो डिस्टिकस लार्वा, सेकेंड एग्जाम्पल नोटोनेक्टा, और तीसरा एग्जाम्पल है एरिस्टाल्सिस। अब डिस्टिकस लार्वा में क्या होता है कि इन लार्वा में जो स्पाइरिकल्स होते हैं, उन स्पाइरिकल्स के ऊपर एक वायु का बुलबुला अटैच हो जाता है। एयर बबल इज अटैच्ड विथ स्पाइरिकल, और इस एयर बबल में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ये रेस्पिरेशन के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टिकस लार्वा में एयर बबल विथ स्पाइरिकल, और हवा का जो बुलबुला है ये स्पाइरिकल के साथ अटैच है, और इस हवा के बुलबुले में जो ऑक्सीजन होती है उसको ये बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर ये काम में लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल नोटोनेक्टा।
अब नोटोनेक्टा में क्या होता है कि एयर इज हेल्ड बाय लॉन्ग हाइड्रोफ्यूज हेयर। जिस तरह ये आपने देखो कि दाढ़ी बनाने की जो ब्रश होती है, ब्रश के अंदर नायलॉन के जैसे बाल है। अब नायलॉन है वो भी हाइड्रोफ्यूज है, क्योंकि नायलॉन के बाल के साथ पानी जो मॉलिक्यूल है वो अटैच नहीं होता है। अपने बाल है ये भी हाइड्रोफ्यूज है, नाखून है ये हाइड्रोफ्यूज है। और इंसेक्ट की जो क्यूटिकल होती है उस पर पानी टिकता नहीं है, इंसेक्ट की क्यूटिकल गीली नहीं होती है। तो आपने देखा होगा दाढ़ी बनाने की जो ब्रश होती है उसको आप पानी में जब डिप करते हो तो उसके बाल जो होते हैं वो सारे स्प्रेड हो जाते हैं। और जो ही आप ब्रश को पानी से बाहर निकालोगे, ये ब्रश के जो बाल हैं वो एक साथ अटैच हो जाते हैं, कपल्ड हो जाते हैं। तो उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ इन इंसेक्ट में पाई जाती है। तो इंसेक्ट की जो सरफेस होती है, इन सरफेस के ऊपर इस तरह के सूक्ष्म हेयर पाए जाते हैं। और ये इंसेक्ट जब पानी के अंदर डाइव करेगा तो पानी की एक पतली फिल्म इन सूक्ष्म हेयर के अंदर क्या है बन जाती है। और ये सूक्ष्म एयर जो होती है ये नोटोनेक्टा में रेस्पिरेशन में काम में आती है। तो एयर हेल्ड बिटवीन लॉन्ग हाइड्रोफ्यूज हेयर। तीसरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसमें एरिस्टल्सिस। एरिस्टल्सिस में क्या होता है कि ये इंसेक्ट तो जैसे पानी के अंदर है, लेकिन इसका जो साइफन होता है, स्पाइरेकल के साथ जुड़ी जो पाइप की जैसी रचना है, ये टेलीस्कोपिक टाइप की होती है और ये 6 सेंटीमीटर तक इलोंगेट हो सकती है। जिस तरह ट्रांजिस्टर में एंटीना होती है टेलीस्कोपिक। अब रेडियो तो छोटा सा है, लेकिन उसमें देखना पतला फिलामेंट निकलता है, फिर और चौड़ा निकलता है, फिर और चौड़ा निकलता है, फिर और चौड़ा निकलता है। और छोटे से रेडियो में एंटीना जो होती है वो है 2.5-3 फीट लंबी हो जाती है। उसी तरह की टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट जो होता है वो इस एरिस्टल्सिस इंसेक्ट में पाई जाता है। अब ये इंसेक्ट क्या करते हैं, स्पाइरिकल्स को पानी की सरफेस के कांटेक्ट में है और टेलीस्कोपिक साइफन ये लंबा है और पूरा जो लार्वा है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, पानी के अंदर सबमर्ज है। तो इस तरह की साइफन टाइप की टेक्निक के द्वारा भी इनके अंदर रेस्पिरेशन प्रक्रिया संपादित होती है। तो ये पहला एग्जाम्पल है इसमें बाई एयर स्टोर्स। अब चलते हैं अपन सेकंड वैरायटी बाई फिजिकल गिल्स, भौतिक गिल्स। अब फिजिकल गिल्स की जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होगा, इंसेक्ट डाइव यानी इंसेक्ट पानी के अंदर डुबकी लगाता है, इंसेक्ट डाइव। अब जो ही इंसेक्ट पानी के अंदर डुबकी लगाएगा उसमें क्या होगा, गैस इन एयर स्टोर, इसका जो प्रेशर होता है वो पानी में उपस्थित गैस के बराबर है। क्यों, इंसेक्ट डाइव कर रहा है तो उसके अंदर एयर बबल है, कोई भी एयर बबल है, उस एयर बबल के अंदर जो प्रेशर है ऑक्सीजन का और गैसों का, उसका प्रेशर लगभग पानी में उपस्थित गैस के बराबर होता है। और यहाँ पर बबल के अंदर जो वायु है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, 79% नाइट्रोजन होती है, जबकि पानी के अंदर 33% ऑक्सीजन है और 64% नाइट्रोजन है। अब यहां पर आप देख रहे हो बबल के अंदर ऑक्सीजन कम है, पानी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन बबल में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, पानी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम है। और इस पानी में 3% कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब क्या होगा, इस बबल में जो ऑक्सीजन है, आफ्टर डाइविंग ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इन बबल, क्योंकि इंसेक्ट है वो पानी के अंदर जैसे डुबकी लगा रहा है, पानी के अंदर सबमर्ज हो रहा है, उस समय बबल में जो ऑक्सीजन है वो तो रेस्पिरेशन के अंदर काम में आ जाएगी, बॉडी की उपापचय क्रियाओं के अंदर काम में आ जाएगी। अब बबल की जब ऑक्सीजन काम में आ गई उसमें क्या होगा, इंसेक्ट के बाहर जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और बबल के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि बबल में जो ऑक्सीजन थी वो काम में आ गई। अब परिणाम क्या होगा, यहाँ पर बबल के बाहर जो पानी है उससे तो ऑक्सीजन इस वायु के बुलबुले में प्रवेश करेगी और बबल में नाइट्रोजन मात्रा ज़्यादा है, ये नाइट्रोजन बबल से बाहर के पानी में निकल जाएगी। तो यहाँ पर गैसों का विनिमय हो रहा है, ऑक्सीजन पानी से बबल में आ रही है और नाइट्रोजन बबल से पानी के अंदर जा रही है। अब यहाँ पर बबल एक्ट्स एज ए फिजिकल गिल्स,
अब यहाँ पर जो वायु का जो बुलबुला है ये अपने आप में एक फिजिकल गिल्स की तरह ये कार्य करता है, लेकिन इसके लिए नाइट्रोजन जो है एसेंशियल है। यदि बबल में नाइट्रोजन नहीं होगी उस केस में डिफ्यूजन का प्रोसेस संपादित नहीं होगा। इसके अलावा सर्दियों के दिनों में, इन विंटर, सर्दियों में इंसेक्ट की बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाता है, शरीर में उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। उस केस में कई बार देखा है कि ये इंसेक्ट एक बार पानी के अंदर चले गए तो कई बार ये 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक पानी के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि इस एयर बबल में इतनी ऑक्सीजन होती है कि वो ऑक्सीजन इस की बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फिल करती है। क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, पानी का तापमान एकदम कम हो गया, उसमें शरीर की उपापचय क्रियाएं जो होती है वो मंद हो जाती है, और बॉडी की मेटाबॉलिज्म जब मंद हो जाती है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो कई बार ये देखा गया कि विंटर के दिनों में ये इंसेक्ट काफ़ी दिनों तक पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकते हैं और उनके बबल में जो ऑक्सीजन होती है वो सफिशिएंट होती है। तो ये मैकेनिज्म है बाई फिजिकल गिल्स। अब यहाँ पर कोई गिल्स जैसी कोई रचना नहीं है, जिस तरह यूनियो में गिल्स होते हैं, पायला में गिल्स होते हैं, मेंढक में गिल्स होते हैं, उस तरह की गिल्स जैसी कोई रचना नहीं है। ये जो एयर बबल है ये ही एक तरह के भौतिक गिल्स के रूप में काम करता है, एक तरह के फिजिकल गिल्स के रूप में काम में करता है। तीसरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है बाई एक्वेटिक प्लांट्स। अब जलीय पौधे अपने बॉटनी में जैसे प्लांट टिश्यूज को आपने सेक्शन काट के जैसे देखा होगा, रूट का अपन सेक्शन काटते हैं, शूट का काटते हैं, स्टेम का काटते हैं, स्थलीय पौधे का भी काटते हैं, जलीय पौधे का भी काटते हैं। और जलीय पौधे का जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो तो उसके अंदर वायु ऊतक मिलता है जिसको एरेनकाइमा बोलता है, क्योंकि प्लांट के अंदर जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। और एक्वेटिक प्लांट है वो उसके अंदर तो पूरे खोखली कैविटी जैसी स्पेस मिलती है जिसको वायु ऊतक या एरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करते हैं कि कुछ इंसेक्ट हैं जैसे डोनेसिया, ये एग्जाम्पल मैं आपके याद करने लायक बहुत ईजी एग्जाम्पल मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ, डोनेसिया। एक एग्जाम्पल है इसमें क्राइसोगेस्टर, एक इंसेक्ट है नोटिफाइला और एक इंसेक्ट है मैंसोनिया। अब ये जो इंसेक्ट है ये क्या करेंगे, ये इंसेक्ट अपना जो स्पाइरिकल होता है इसका, उस स्पाइरिकल को जलीय पौधों के एरेनकाइमा के अंदर मर्ज कर देते हैं, उसके अंदर एक तरह से उसके कांटेक्ट में ले आते हैं। अब इन एरेनकाइमा के अंदर हवा भरी होती है, वो हवा इस स्पाइरिकल्स के द्वारा सक कर ली जाती है और उसको रेस्पिरेशन में यूज में किया जाता है। तो एक्वेटिक जो प्लांट है उस एक्वेटिक प्लांट के एरेनकाइमा में जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी एक्शंस में इन इंसेक्ट के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये पहली डिवाइस है, ऑब्टेन ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। अब ये हवा एटमॉस्फेयर की भी हो सकती है, जलीय पौधों के एरेनकाइमा में उपस्थित वो भी हो सकती है, स्किन की सरफेस पे बालों के बीच में हवा की एक ब्लैंकेट बन जाती है, उस ब्लैंकेट को भी रेस्पिरेशन में काम में लिया जाता है। तो दिस इज फर्स्ट डिवाइस, ऑब्टेन ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। अब चलते हैं अपन इसकी सेकंड विधि, ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब इस विधि में पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को इंसेक्ट रेस्पिरेशन में कैसे काम में लेते हैं, और इसमें दो बेस्ट एग्जांपल हैं। एक विधि तो इसमें होती है बाई ट्रैकियल गिल्स के द्वारा, और दूसरी विधि इसमें होती है बाई प्लेस्ट्रॉन रेस्पिरेशन। फर्स्ट मैकेनिज्म बाई ट्रैकियल गिल्स, इसमें मैं 3 एग्जांपल यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। एक तो सिमुलियम लार्वी, सेकंड एग्जांपल है इसमें जाइगोप्टेरा के लार्वी, और तीसरा एग्जांपल है एनाइसोप्टेरा के लार्वी। अब यहाँ पर सिमुलियम लार्वी जो होती है इसमें क्या होगा, इनकी क्यूटिकल के नीचे ट्रैक्यूल का एक बहुत पतला नेटवर्क होता है, एक बहुत माइन्यूट
जाल होता है। अब ट्रैक्यूल का नेटवर्क होता है तो वहाँ पर डेफिनेटली सरफेस एरिया बढ़ जाती है, और इन इंसेक्ट में जो क्यूटिकल होती है वो क्यूटिकल बहुत पतली होती है, और इस क्यूटिकल के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है वो पॉसिबल है। तो सिमुलियम लार्वी में क्यूटिकल के जस्ट नीचे ट्रैक्यूल का एक बहुत डेंस नेटवर्क पाया जाता है, और इस नेटवर्क के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। जाइगोप्टेरा के लार्वा में, अब इस लार्वा में क्या होगा कि इनकी लार्वा की बॉडी का जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, यानी कॉडल पार्ट, एब्डोमेन का जो टर्मिनल पार्ट है, इसमें 3 ये कॉडल गिल्स पाए जाते हैं। अब इसमें देख रहे हो ये लार्वा का पार्ट है, ये एब्डोमेन के सेगमेंट हैं, और एब्डोमेन के अंतिम खंड में ये 3 कॉडल गिल्स हैं। अब ये कॉडल गिल्स पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूजन के द्वारा इन कॉडल गिल्स में प्रवेश करती है, और कॉडल गिल्स में जो CO2 होती है वो डिफ्यूजन के द्वारा पानी में चली जाती है। तो यहाँ पर जाइगोप्टेरा के लार्वा में कॉडल गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। अब एनाइसोप्टेरा का लार्वा है, इसके अंदर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रकार की मैकेनिज्म है। अब इन इंसेक्ट में क्या होगा कि एब्डोमेन का जो 5वां सेगमेंट होता है उसके ऊपर डायफ्राम पाया जाएगा, यानी यहाँ पर डायफ्राम के कारण एब्डोमेन के लास्ट के सेगमेंट और एब्डोमेन के ऊपर के सेगमेंट ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेट हो गए, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब ये जो डायफ्राम है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर हीमोसिल है, हीमोसिल इस डायफ्राम के ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से वैक्यूम बन गया। अब इस वैक्यूम में क्या होगा, इसका जो पार्ट है NS का जो पार्ट है, NS से जस्ट पहले ये थोड़ा डाइलेट हो जाता है, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल के जस्ट ऊपर ये है, और ब्रैंकियल चेंबर और वेस्टिब्यूल इसके बीच में एक नैरो कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, जहाँ पर ये डायलेटर मसल्स जो है अटैच होती है। इसी तरह इस ब्रैंकियल चेंबर और इसका अपर का जो पार्ट है यहाँ पर प्री ब्रैंकियल वाल्व पाया जाता है। तो यहाँ पर प्री ब्रैंकियल वाल्व है, यहाँ पर ये डायलेटर मसल्स हैं। इसके अलावा इंसेक्ट में डोर्सल सरफेस पे जैसे टर्गम है, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम है, और लेटरल साइड में प्लीरोन है। तो इंसेक्ट में क्या होता है कि टर्गम और स्टर्नम जो होता है ये डोर्सो वेंट्रल मसल्स के द्वारा भी कनेक्ट रहते हैं। तो जब ये टर्गो स्टर्नल मसल्स जब कॉन्टैक्ट होती है उस केस में क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम जब कम होता है तो इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, और ये प्रेशर इस वेस्टिब्यूल के ऊपर पड़ेगा। वेस्टिब्यूल पे पड़ेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो हवा भरी होती है वो इस NS के द्वारा बॉडी के बाहर निष्कासित हो जाती है। और जब टर्गोस्टर्नल मसल्स रिलैक्स होगी उस समय क्या होगा, टर्गम और स्टर्नम के बीच का इंटरवल बढ़ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर कम हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो पानी के अंदर से इसके अंदर प्रवेश करेगी। टर्गोस्टर्नल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इस चैम्बर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और इसके अंदर जो CO2 होती है ये बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर बॉडी का जो टर्मिनल पार्ट है, बॉडी का जो NS का जो पार्ट है, यानी NS के थ्रू इसमें हवा का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का, और यहाँ पर फिर ये ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा कम्युनिकेट रहती है, पतली कैपिलरीज के द्वारा कम्युनिकेट रहती है, और ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो गैसों का आदान प्रदान है ये मसल्स की सहायता से संपादित होता है। मसल कौन कौन सी होगी, डायफ्राम है, ये भी अपने एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये जो प्री ब्रैंकियल वाल है ये भी मस्कुलर है। यहाँ पर ये डायलेटर मसल्स हैं, ये भी मसल्स हैं। इसके अलावा टर्गम और स्टर्नम को जोड़ने वाली जो मांसपेशियाँ हैं उसका भी इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। तो ये विधि है बाई ट्रैकियल गिल्स। तो ट्रैकियल गिल्स के द्वारा सिमुलियम लार्वी के अंदर, जाइगोप्टेरा लार्वी के अंदर, और एनाइसोप्टेरा के लार्वा के अंदर। अब इसकी सेकंड टाइप जो है प्लेस्ट्रॉन रेस्पिरेशन, प्लेस्ट्रॉन। और प्लेस्ट्रॉन जो है ये कुछ नहीं है, ये बॉडी के ऊपर माइन्यूट हेयर पाए जाते हैं,
और इन हेयर के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर हवा फिलअप हो जाती है और हवा की एक कॉन्टिन्यूस परत बन जाती है। ये कॉन्टिन्यूस परत है, यही अपने आप में एक प्लेस्टोन का काम करती है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूँ, एक तो एफिलोचेरियस, दूसरा एग्जाम्पल है एल्मिस। अब एफिलोचेरियस में तो क्या होगा, इसमें बॉडी की इंटेगमेंट पे जो हेयर्स हैं, ये हेयर्स का टर्मिनल पार्ट है वो थोड़ा बेंड हो जाता है, जिस तरह अपने चिटिया जैसे होता है इस तरह का। तो ये जो हेयर है, इस हेयर का टर्मिनल पार्ट ये थोड़ा बेंड हो जाता है हुक के समान। अब इन हेयर के बीच में जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस के अंदर एयर भरी रहती है, इसके अंदर हवा जो होती है ये भरी रहती है और इसी हवा का यूज रेस्पिरेशन के लिए काम में किया जाता है। एल्मिस के अंदर, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो सरफेस के ऊपर जो हेयर है इनका टर्मिनल पार्ट यूं बेंड नहीं होता है, लेकिन ये ऑब्लिकली अरेंज्ड है, तिरछे रूप से ये व्यवस्थित है। और इसका बेसल पार्ट है ये मोटा होता है, टर्मिनल पार्ट है ये थोड़ा पतला होता है, पॉइंटेड हो जाता है। अब ये बेंड है थोड़े हेयर, अब बेंड है और इसके बीच में जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस हवा के द्वारा ये फिलअप रहता है। तो ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर है ये प्लेस्ट्रॉन रेस्पिरेशन का बेस्ट एग्जांपल है। तो प्लेस्ट्रॉन है वो एक हवा के ब्लैंकेट के जैसी सरफेस है जो माइन्यूट हेयर के बीच के अंदर प्रेजेंट होती है। तीसरी मैकेनिज्म, ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय ओकेशनल सबमर्जन। अब इस केस में क्या होगा, इंसेक्ट बीच बीच में पानी के अंदर डुबकी लगाते रहते हैं, ओकेशनल सबमर्ज, और सबमर्जन के द्वारा इसके अंदर गैसों का विनिमय होता है। ये जो फंक्शन है ये स्पाइरेकुलर गिल्स के द्वारा संपादित होता है और ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ टेफ्लोफिला का। अब ये टेफ्लोफिला की ये जो लाइन मैंने दिखाई ये प्यूपा की क्यूटिकल है और प्यूपा में जब मॉल्टिंग हो जाएगा तब वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अडल्ट की क्यूटिकल है। तो प्यूपल क्यूटिकल और अडल्ट क्यूटिकल इसके बीच में ये इतना इंटरवल है, यो मान के चलो। अब यहाँ पर जो स्पाइरिकल है, अडल्ट स्पाइरिकल, ये स्पाइरिकल ट्रेकिया के द्वारा कनेक्ट है। ट्रेकिया जो होती है ये एट्रियम के द्वारा कनेक्ट है और इस एट्रियम में यो अंगुली रूपी ब्रांचेज पाई जाती है। ये ब्रांचेज जनरली 6 भी होती है, 8 भी होती है, 6 से 8 तक ये ब्रांचेज होती है और इन ब्रांचेज के साथ ये पतला इसका आवरण होता है। यहाँ पर ये माइन्यूट हेयर पाए जाते हैं और इस हेयर के नीचे ये प्लेस्ट्रॉन लाइन होती है। ये प्लेस्ट्रॉन लाइन ऑक्सीजन के एक्सचेंज में काम में आती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंसेक्ट है, अडल्ट इंसेक्ट है और इसके अंदर वायु जैसे आ गई इसके अंदर स्पाइरिकल्स में, और यहाँ पर ये माइन्यूट ब्रांचेज होने के कारण ये शाखाएं जो है वो एक तरह से गिल्स की तरह काम करेगी, क्योंकि जितनी भी गिल्स से स्ट्रक्चर होती है वो शाखित होती है, हाईली शाखित होती है, हाईली ब्रांच्ड होती है। और उसके अंदर अब चूँकि इंसेक्ट में तो ब्लड कैपिलरी जैसी स्ट्रक्चर जैसे नहीं होती है, अदरवाइज तो जो मछलियाँ हैं, मेंढक है, उनके अंदर गिल्स में रक्त केशिकाओं के जैसे नेटवर्क होता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाती है और वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ब्रांचेज हैं ये गिल्स ब्रांचेज हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है। तो इस तरह की जो डिवाइस है ये टेफ्लोफिला के अंदर पाई जाती है और ये रचनाएं स्पाइरेकुलर गिल्स के नाम से जानी जाती है। तो ये एक्वेटिक इंसेक्ट में होने वाला रेस्पिरेशन एक नटशेल में। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट टेरेस्ट्रियल टाइप के भी हैं, एक्वेटिक टाइप के भी हैं, एंडोपैरासिटिक टाइप के भी हैं। हर इंसेक्ट में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपादित होती है। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जो होते हैं उनमें ट्रैकियल सिस्टम हाईली डेवलप होता है और ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा, स्पाइरिकल्स के द्वारा उनमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपादित होती है। लेकिन जो इंसेक्ट जल के अंदर रहते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन 3 मैकेनिज्म के द्वारा परफॉर्म होगा। ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर और ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय ओकेशनल सबमर्शन।
हवा में जो ऑक्सीजन है ये एयर स्टोर के द्वारा संपादित हो सकती है, फिजिकल गिल्स के द्वारा संपादित हो सकती है, जलीय पौधों के एयर काइमा के में उपस्थित ऑक्सीजन को कंज्यूम में कर सकते हैं। एयर स्टोर है ये डिस्टिकस लार्वा में, नोटोनेक्टा के अंदर और एरिस्टाल्सिस के अंदर। फिजिकल गिल्स में क्या होगा, जो इंसेक्ट पानी के अंदर डुबकी लगाता है तो इनके बबल में ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 79% है, जबकि इसके बाहर जो पानी है उसमें ऑक्सीजन 33% है, नाइट्रोजन 64% है और CO2 है वो 3% है। अब इंसेक्ट जब अंदर डाइव करेगा तो बबल में जो ऑक्सीजन होती है वो काम में आ जाती है। अब काम में आ जाती है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, बबल में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से बबल में प्रवेश करेगी और बबल की जो नाइट्रोजन है ये बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये गैसों का विनिमय हो गया। और विंटर सीजन जब आएगा उसमें शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। उस केस में इंसेक्ट काफ़ी दिनों तक पानी के अंदर ही रहते हैं और वो सरफेस पे आने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। और एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होगा, ये इंसेक्ट अपने स्पाइरिकल्स को एरेनकाइमा के साथ क्लोज कांटेक्ट में ले आते हैं और एरेनकाइमा जो ऑक्सीजन होती है वो इन इंसेक्ट के द्वारा काम में ले ली जाती है। और पानी के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है ये ट्रैकियल गिल्स के द्वारा रिसीव की जाती है, प्लेस्टोन रेस्पिरेशन के द्वारा रिसीव की जाती है। और ओकेशनल सबमर्जन जब होता है तो इनके अंदर ये स्पाइरिकल गिल्स जैसी स्ट्रक्चर है ये डेवलप हो जाती है और इसका बेस्ट एग्जांपल है टेप्रोफिला। तो ये एक संक्षेप में आज का अपना व्याख्यान रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक इंसेक्ट। और मैं आशा करता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दूरभाष के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। कॉलेज का चैनल है उसमें इनबॉक्स है, उसमें भी मैसेज देके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार अंत में मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली thankful to you for quite listening of this lecture. Have a good day, have a great day. Thank you very much.